तो दुनिया भर की फंक्शनल डेमोक्रेसीज़ में एक पॉलिटिशियन का काम सिर्फ़ और सिर्फ कानून साज़ी करना होता है, यानी कि लेजिस्लेशन करना। क्योंकि उसको चूज़ ही इसीलिए करती है अवाम के वो ऐवान में जाएगा, पार्लियामान में बैठकर जो कानून साज़ी करेगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप सबकी ज़िंदगियों पर होगी और उससे डेली लाइव्स में एक चेंज आएगा। सो दैट इज़ वाई पॉलिटिशियंस आर सीन एज लेजिस्लेटर्स। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिशियन का काम सिर्फ नंबर 1 तो तकरीरें करना है, नंबर 2 ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग बातें करना, नंबर 3 शादियों पे जाना ताकि लोग खुश हो जाएं कि MNA साहब आए सी साडे मुंडे दे विआह दे उत्ते। साथ साथ ये कि फौतगियों पे जाना। पाँचवा काम ये होगा ट्रांसफार्मर ठीक करवा दें, सड़क बनवा दें। इसके अलावा पॉलिटिशियन को लेजिस्लेटर के अलावा हर रोल में देखा जाता है यहाँ पे। और इसीलिए सबसे ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ चीज़ यानी कि सबसे ह्यूमरस चीज़ पाकिस्तान में लेजिस्लेशन है, क्योंकि उसकी कोई अहमियत कोई उसको देता नहीं है। अगर बिल बुलडोज़ कर दिए जाएँ, एक दिन में 15-15, 20-20 लेजिस्लेशंस हो जाएँ, कोई डिबेट नहीं होती, ना किसी को कुछ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर कोई ये समझता है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और यही वजह है कि जो भी हुकूमत आती है सबसे कम स्ट्रेस उसका लेजिस्लेशन के ऊपर होता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो चला रही है रियासत असल में उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और लेजिस्लेशंस का पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि पार्लियामान में सिर्फ बैठ के डिबेटिंग क्लब की तरह उसको यूज़ करना है। इसीलिए पाकिस्तान में डिबेट नॉन इशूज़ के ऊपर रहती है हमेशा। और अब एक और नॉन इशू जो इशू बन चुका है वो है लेटर, यानी कि ख़त लिखने की अहमियत पाकिस्तान में उस दौर से भी ज़्यादा है अब भी, जब कबूतर ख़त लेके उड़ा करते थे मैसेज पहुंचाने के लिए। उसकी वजह यह है कि हिस्ट्री में भी मिसालें मिलती हैं इसकी। भुट्टो साहब ने ख़त लहरा दिया लाहौर के अंदर जब उन्होंने कहा कि अमेरिका की तरफ से मुझे धमकियां दी जा रही हैं। चलें, कुछ ना कुछ सब्सटेंस था उसमें। उसकी वजह यह है कि वो कोल्ड वॉर का पीरियड था, भुट्टो साहब नेशनलाइजेशन कर रहे थे और इदारों को कौमी धारे में लेके आ रहे थे, तो इसीलिए अमेरिका को गुस्सा भी था उन पर। निक्सन के वाइट हाउस रिकॉर्ड्स भी ये बताते हैं कि वो गालियाँ दिया करता था भुट्टो साहब को। इसी तरह आगे बढ़ते हुए रिसेंटली जब इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया और पार्लियामान के फ्लोर से उल्टा गया, जिससे पहले वो कह रहे थे कि बाजवा साहब आप लाइफ टाइम एक्सटेंशन हमसे ले लें, किसी और से क्यों मांग रहे हैं आप, ठीक है। जब नहीं ली उन्होंने तो फिर इसके बाद में वो न्यूट्रल हो गए और ख़ान साहब ने कहा कि सिर्फ जानवर न्यूट्रल हो सकता है, इंसान तो हमेशा सच्चाई और बुराई में तमीज़ जानता है और उसमें से एक को चूज़ कर लेता है और न्यूट्रल तो जानवर होता है। तो जब ये सारा कुछ हुआ तो उन्होंने जलसे में खड़े होकर एक डिप्लोमेटिक केबल लहरा दी, जो कि एक रूटीन की ऑफिशियल कन्वर्सेशन होती है जो आज तक लोगों को समझ नहीं आई ना आनी है। वो उन्होंने कहा कि ये ख़त जो है इसकी वजह से मुझे निकाला गया और वो फिर हाथों हाथ बिका। इट वाज सोल्ड लाइक हॉट केक्स। मीडिया के अंदर उस पर बहुत बातें हुई, बहुत डिबेट हुई, फिर उस केबल को लेटर बनाया गया, फिर उस लेटर को घुमाया गया, सही है। और इसके बाद में उसकी बेसिस के ऊपर इमरान खान साहब ने कह दिया कि मुझे सबूत मिल गया जिस वजह से मुझे निकाला गया। आगे चले तो और बड़े लेटर थे, जिस तरह कतर से एक लेटर आ गया, शरीफ ख़ानदान पे करप्शन चार्जेस थे उस हवाले से, और उसमें उनका सेवियर बनने के लिए वो प्रेजेंट किया गया, ठीक है। और फिर अभी रिसेंटली देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, चीफ जस्टिस को एड्रेस करके एक लेटर लिख दिया, लेकिन उन्होंने अपने इदारे का इस्तेमाल नहीं किया कंटेम्प्ट का नोटिस करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को, ठीक है। सिर्फ ये कहा कि हमने लेटर लिख के पूछ लिया कि हमें क्या करना चाहिए अगर हमारी सर्वेलेंस हो रही हो। और इसी तरह एक और ख़त अब मार्केट में आ गया है, वैसे उससे पहले भी एक और आया, एक और जो मैं मिस कर गया हूँ, और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इमरान खान साहब ने लेटर लिख दिया और कहा कि आप प्लीज़ एक्शन लीजिए, जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रही हैं, बाकी चीज़ें हो रही हैं। और अब एक नया ख़त जो मार्केट में आ गया है ताकि उस पर कौम उसको सीरियस समझ के अपना वक्त ज़ाया करे। और अब एक और ख़त जो मार्केट में आ गया है वो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को लिखा है और ये ख़त लिखकर उन्होंने अपने 6 नकात पेश कर दिए हैं, सही है। विज़न दे दिया अगले 50 सालों का और बाकी सबको हरा दिया। नेल्सन मंडेला भी शायद सोच रहा होगा कब्र में कि इतना विज़न तो शायद मेरा भी ना हो। और इसीलिए कि एक आदमी जिसकी एक सूबे के ऊपर हुकूमत है इस वक्त, बेशक वो जेल में है, मैं उनकी स्ट्रगल को डिनाई नहीं करता कि उन्होंने जेल काटी है पिछले एक पूरे साल, लेकिन उनकी पार्टी का चेयरमैन भी एग्जिस्ट करता है, सही है, बैरिस्टर गौहर साहब। साथ साथ उनकी पार्टी की एक रिप्रेजेंटेशन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी है, अपर हाउस में, लोअर हाउस में भी है, पार्लियामान के अंदर एक पूरे सूबे की हुकूमत उनके पास है। लेकिन इन सारे एवेन्यूज़ को छोड़ के, इन सारी लेजिस्लेटिव एवेन्यूज़ को छोड़ के, इन सारे फॉर्मल प्रोसीजर्स को छोड़ के उन्होंने किया क्या, ख़त लिख दिया आर्मी चीफ़ को। और जिस तरह कायदे आज़म के 14 नकात थे, इसके अलावा शेख मुजीब के 6 पॉइंट्स थे, अब इमरान खान साहब ने भी अपने 6 पॉइंट्स अता फरमाए हैं। और सबसे पहले तो ये रिस्पांस आया सिक्योरिटी ज़राए से कि हमें तो ख़त रिसीव ही नहीं हुआ, और ये कहा गया कि आपने जो पॉलिटिकल बात करनी है सियासतदानों से करें, हमसे ना करें, सही है। और उन्होंने ये भी कहा कि आप इस तरह से डैमेज नहीं कर सकते हमारी रेपुटेशन को। तो उन्होंने कहा कि भाई साढ़े कोल तो पहुँचिया ही नहीं, किनू लिखता है ख़त।
तो उससे अगले दिन फिर इमरान खान साहब के ऑफिशियल जो फेसबुक अकाउंट है उसके ऊपर उसकी पूरी डिटेल शाया कर दी गई। तो अब हम इसको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताते हैं कि क्या गुफ्त शनीद फरमाई है इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ के साथ बात करते हुए। पहली चीज़ तो दिस वेरी फैक्ट के जिस एंटिटी के ख़िलाफ़ आप इनकलाब ला रहे हो उसी को लेटर लिख के पॉलिसी चेंज करने का जो मुतालबा है ना, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। उसकी वजह ये इसी तरह है कि भगत सिंह जो है ना वो लेटर लिखता ब्रिटिश क्वीन को और कहता कि प्लीज़ पॉलिसी चेंज कर लें, हैं। या ये इसी तरह है कि जॉर्ज वाशिंगटन लेटर लिखता ब्रिटिश क्वीन को कि आप प्लीज़ पॉलिसी चेंज कर लें, हमने यहाँ इनकलाब लेके आना है। या ये इसी तरह है कि चे गवेरा भी लेटर लिखता साम्राज्य कुव्वतों को और कहता कि पॉलिसी चेंज कर लें, आप बदनाम हो रहे हैं। और यही सूरत हाल हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि एक इनकलाब जो है वो बिलाखिर एक लेटर के 6 नकात में आकर समो लिया है। तो पहला पॉइंट जिससे वो शुरू होते हैं, मैं इसको रीड भी कर देता हूँ आपके लिए। तो शुरू यहाँ से होता है कि पाकिस्तान इज़ माई कंट्री एंड इट्स मिलिट्री इज़ माइन टू। वो होता है ना कि जब दो लोग आपस में रिलेशनशिप में हो, उसमें से एक जो है वो अनफेथफुल हो जाए, किसी और से शादी कर ले, तो फिर शादी करने के बाद जो अपने एक्स को मैसेज करते हैं ना, जिसमें लिखा जाता है कि जिस्म किसी का है लेकिन रूह सिर्फ तुम्हारी ही है अभी भी, ये वही है, फ़ौज तो मेरी है। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, फ़ौज तो मेरी है, ठीक है। हालांकि आप सबको मालूम है कि जो कुछ इससे पहले कहा जा चुका है, लेकिन ऑल साइड्स तो खेल नहीं है ताकि हर कोई खुश रहे, आइडियोलॉजी की नेगेशन भी तो करनी है ना। तो जनाब कहा जाता है कि स्टार्ट यहाँ से होता है, और सोल्जर्स आर सेक्रीफाइसिंग देयर लाइव्स फॉर पाकिस्तान, सक्सेस इन द वॉर अगेंस्ट टेररिज्म रिक्वायर्स द नेशन टू स्टैंड बिहाइंड द आर्मी। अगर तो आपने दहशत गर्दी की जंग जीतनी है, ये खान साहब कह रहे हैं आर्मी चीफ़ को, तो उसके लिए अवाम को फ़ौज के पीछे खड़े होने की ज़रूरत है। अब ये इस तरह की मिथिकल रिटोरिकल बातें मैंने बहुत से सहाफ़ियों को भी करते सुना है, अच्छा बहुत से इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट करने वालों को भी करते हुए सुना है, और खान साहब भी यही बात कर रहे हैं। तो पीछे खड़े होने का से आजकल की जो AI वॉरफेयर है, जो टैंक्स की बैटल है, जो मॉडर्न जो है वो मिलिट्री हार्डवेयर की बैटल है, उसमें इस तरह की रिटोरिकल बातें करने का कोई पॉइंट नहीं है। मेरा ख्याल है जूलियस सीज़र भी जब फतूहात कर रहा था ना, तो तब उसकी कौम को पता भी नहीं था कि आर्मीज़ क्या कर रही हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ के बाहर जाके या इंटरनेशनल वाटर्स पे जाके, या चलें उस वक्त तो खैर डिमार्केशंस होती नहीं होंगी, लेकिन फॉरेन टेरिटरीज़ में जाके क्या कर रही पता भी नहीं था उनको। इसी तरह जब अलेक्जेंडर साहब उतर के आते थे ना, यहाँ इंडिया के प्लेन्स तक पहुँच गए थे, तो शायद उनकी भी आवाम को ना पता हो कि हमने इसके पीछे खड़े होना है कुछ जीतने के लिए। ये कमज़ोर लोग ये बातें करते हैं। उसकी वजह यह है कि जो विक्टर होता है उसको ये परवाह नहीं होती कि मैस का सेंटिमेंट क्या है मेरे बारे में, सही है। वो मैस सेंटिमेंट क्रिएट कर लेता है अगर ना भी हो तो, अदरवाइज़ ही डजंट केयर। तो चलें, इस रिटॉरिक से आगाज़ हो गया। तो पहला पॉइंट जो है जिसमें वो ये कहते हैं कि अब मसला क्या स्पॉट कर रहे हैं, मसला ये कर रहे हैं कि Unfortunately, the gap between the military and the public continues to widen because of the establishment's policies. तो वो आर्मी चीफ़ को बता रहे हैं कि चीफ़ साहब, मैं आपसे बात करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि आवाम आपसे बहुत दूर हो गई है। मेरा कोई मसला नहीं है, आवाम आपसे बहुत दूर हो गई है और उसकी वजह है आपकी पॉलिसीज़। अब पहली चीज़ तो ये है कि आवाम को आर्मी चीफ़ के करीब क्यों होना चाहिए। मेरा तो ये सवाल है इधर बैठ के कि अगर आप एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, और एक करंट पाकिस्तान में गवर्नमेंट का एक अपोजिशन है, आप आर्मी चीफ़ को ये क्यों कह रहे हैं कि अवाम आपसे दूर हो गई है। वो पब्लिक के नुमाइंदे हैं, इज़ ये पब्लिक ऑफिस होल्डर, कॉन्स्टिट्यूशनली तो वो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट है भाई। आपने तो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के लिए मूवमेंट करनी है, आप आर्मी चीफ़ को ये क्यों बता रहे हैं कि अवाम आपसे दूर हो रही है। उन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है किसी हल्के का? कोई लॉजिक नहीं है इसकी, ठीक है। लेकिन इस पर गौर वो करेगा जो कि सारी